कल पाकिस्तान के द्वारा भारत के उस हिस्से में चुनाव कराने की घोषणा की गई जो तकनीकी रूप से भारत का है, लेकिन सैन्य रूप से उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। मैं बात कर रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान की। दरअसल 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को उस समय जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए गए थे कि हम भारत संघ में अपनी रियासत का विलय करते हैं, और संपूर्ण जम्मू कश्मीर रियासत का भारत संघ में विलय कर लिया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। लेकिन इसके 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 1947 को वहां के स्काउट के कमांडर थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था मेजर विलियम ब्राउन, उनके द्वारा विद्रोह करवाया गया ताकि जम्मू कश्मीर रियासत का गिलगित बल्तिस्तान वाला जो क्षेत्र है यह भारत संघ को ना मिले, इसको पाकिस्तान को दिया जाए। तुम्हारी क्या दिक्कत थी भाई ब्रिटिशर्स? तुम्हारा तो यहां कोई लेना देना था नहीं, तुमको तो यहां से सारा सामान खाली करके समेट के और वापस ब्रिटेन जाना था। तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हुआ? उसका कारण यह था कि ब्रिटेन और रूस के बीच में 36 का आंकड़ा था। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी पहेलियां बुझा रहे हो, है भारत का हिस्सा, ब्रिटेन और रूस की लड़ाई है, 36 का आंकड़ा उनके बीच में है, भारत का वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, कनेक्शन क्या है इसका? ब्रिटेन और रूस के मतलब सोवियत संघ के बीच में 36 का आंकड़ा था उस समय, सोवियत संघ। और ब्रिटेन को यह पता था कि भारत का झुकाव रूस की तरफ है, मतलब मैं जो सोवियत संघ बोल रहा हूं वो सोवियत संघ की तरफ है भारत का झुकाव। इस हिस्से के थ्रू भारत से होते हुए और अफगानिस्तान और ये इधर मिडिल ईस्ट और आगे यूरोप तक आराम से एक्सेस कर सकता है रूस। इसीलिए यह हिस्सा भारत में रहने की बजाय क्यों ना इस हिस्से को पाकिस्तान में सम्मिलित करवा दिया जाए। यही वो हिस्सा है जो भारत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान चारों के साथ में कनेक्ट होता है। चाइना भी इस हिस्से के थ्रू एडवांटेज ये लेना चाहता है कि जो अभी उसको अपनी एनर्जी नीड के लिए यह पूरा ठेठ 12,000 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है, और कभी अगर भविष्य में ऐसा हो कि भारत और अमेरिका मिलकर, बोले सर क्या बात कर रहे हो, भारत और अमेरिका मिलकर? भारत और अमेरिका के संबंध तो इस टाइम वो कौन सी एक टॉफी आती है, कच्ची कैरी, वो खट्टा आम, वैसे हो रखे हैं, खट्टे मीठे, खराब हो रखे हैं भाई। अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा नहीं रहने वाले। अमेरिका के पहले के जो राष्ट्रपति थे, लगभग उन्होंने 2-3 दशकों से भारत को अपने साथ लाने के खूब प्रयास किए हैं, अच्छे प्रयास किए हैं, और वो लगभग सफल भी रहे थे। अब जरूरी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने वाले जो राष्ट्रपति होंगे वो इतने ही ज्यादा बुद्धिमान होंगे जितने बुद्धिमान ट्रंप हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी में भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो कच्ची कैरी की जो टॉफी आती है, मतलब खट्टे कर रखे हैं। ऐसा आने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ये रिलेशन फिर से वापस से ठीक होंगे। ये रिलेशन जब वापस ठीक होंगे तो हो सकता है आज नहीं कल अगर वैश्विक परिस्थितियां बहुत ज्यादा उग्र हुई तो एक जगह आती है जिसको मलक्का संधि कहा जाता है, जिसको बंद करके भारत और अमेरिका चाइना को हार्ट अटैक ला सकते हैं, उसकी जो सप्लाई चेन है उसको एकदम से कट कर सकते हैं। इसलिए चाइना इस गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए अपने उस 12,000 किलोमीटर के चक्कर को छोटा मात्र 2400 किलोमीटर में समेटना चाह रहे हैं। मैं मैप से बात करता हूं ताकि मैं जो आपसे कह रहा हूं वो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आए। ध्यान देना, ये वर्ल्ड मैप, ये भारत का जम्मू कश्मीर यूटी, मतलब लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है ना, अभी इसको अलग कर रखा है। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान, जो टेक्निकली किसका हिस्सा है? भारत का। भारत का हिस्सा क्यों है? क्योंकि कागजी कार्रवाई के द्वारा ये भारत को मिला था। कागजी कार्रवाई के द्वारा भारत को क्यों मिला था? बोले साहब बताना। 26 अक्टूबर 1947 को जो भारत के इस जम्मू कश्मीर रियासत के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए गए थे, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के बाद इस हिस्से का विलय, मतलब इस रियासत का विलय भारत संघ में कर दिया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया में कर दिया गया था। ठीक, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसकी स्ट्रेटेजिक एक इंपॉर्टेंस है, सामरिक महत्व है, और है हालांकि हिस्सा ऐसा जिसमें प्राकृतिक रूप से बड़ी बड़ी दीवारें वैसे बनी हुई है। ये भले ही आपका काराकोरम वाली रेंज हो या हिंदू कुश वाली श्रृंखला हो, हिमालय रेंज हो, ये आपस में यहां पर आकर मिलती हैं। और ज्योग्राफिकली अगर आप इसको देखें तो दुनिया भर के आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक को अगर आप छोड़ दें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दें, तो उसके बाहर जितने ग्लेशियर हैं उसमें 7,000 ग्लेशियर इसी क्षेत्र में है। यहां से वो ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलने के बाद बर्फ से पानी बनता है, वो पानी इधर से बहता हुआ जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की 75% जो इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर बेस है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान पूरा सूखा मर जाएगा, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान की। इस हिस्से की
इंपॉर्टेंस इसलिए है, यह हिस्सा भारत का तो है ही, अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है। अफगानिस्तान में एक जगह आती है वाखान पट्टी, उस वाखान पट्टी को यह जोड़ता है। पाकिस्तान में इधर जो ये खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र आता है उसको कनेक्ट करता है। चाइना में इधर जो शिनजियांग का जो क्षेत्र आता है उसको कनेक्ट करता है। मतलब ये वाला हिस्सा ऐसा है जो भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन चारों को कनेक्ट करता है ये हिस्सा। आप एक बार सोचकर देखो, अगर ये हिस्सा भारत के पास में हो, टेक्निकली तो है, कागजों में तो है, हमारा है, लेकिन सैन्य रूप से इस पर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। अब पाकिस्तान ने इसीलिए जब यहां पर चुनाव कराने की घोषणा की अभी कल, तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और बोले इसमें किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए और तुरंत इस हिस्से को खाली करो, आज नहीं तो कल हम हिस्से को जरूर ले लेंगे, क्योंकि ये भारत संघ का हिस्सा है और भारत आज नहीं तो कल इस हिस्से पर वापस अपना अधिकार कर लेगा, सैन्य रूप से भी, तकनीकी रूप से, टेक्निकली तो हम हैं कागजों में, लेकिन सैन्य रूप से भी हम अधिकार कर लेंगे। वापस विषय पर आओ, ये वाला गिलगित बल्तिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ने क्या किया, 2009 में एक आदेश निकाला जिसको स्वशासन आदेश कहा गया, और पाकिस्तान ने कहा, बोले साहब यहां पर हम एक विधानसभा की स्थापना करते हैं, हम 33 सदस्यों की एक विधानसभा बनाते हैं। बोले ठीक है, उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, उसमें 3 प्रभाग कर देंगे, और मतलब इस क्षेत्र के हम 3 प्रभाग करेंगे। एक प्रभाग हो गया गिलगित, एक हो गया बल्तिस्तान और एक हिस्सा हो गया डायमर। इसको हम 14 जिलों में विभाजित कर देंगे। बोले अच्छा। हम जानते हैं पाकिस्तान में एक तो उन्होंने इधर बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, उसको पाकिस्तान अपना प्रांत बताता है बलूचिस्तान को। ये इधर सिंध वाला हिस्सा हो गया, इधर ये पाकिस्तान का वो पंजाब वाला हिस्सा हो गया। ये पाकिस्तान कहता है ये हमारा चौथा प्रांत है, और इसमें ये हमने 3 प्रभाग बना दिए, गिलगित, बल्तिस्तान, डायमर, और 14 हमने इसके जिले बना दिए। 33 सदस्यों की एक विधानसभा बना दी, जिसमें हमने सीटें भी अलग अलग बना दी। बोले साहब ये सामान्य के लिए हो गई, ये महिलाओं के लिए हो गई, ये आरक्षित सीटें हो गई। कमाल की बात पता है क्या है, पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है ना, उस नेशनल असेंबली में यहां से एक भी प्रतिनिधि नहीं है। पाकिस्तान केवल दुनिया को दिखाने के लिए कागजों में इस प्रकार की कार्रवाई करता है, देखो साहब हमारा हिस्सा है, ये हमने प्रांत भी बना दिए, एक विधानसभा भी है, यहां पर हम देखो चुनाव भी करा रहे हैं। अरे भैया वहां उस हिस्से से तुम्हारी नेशनल असेंबली में एक भी प्रतिनिधि चुनकर नहीं आता। यहां के लोग मानते ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के हिस्से हैं, वो डिमांड करते हैं हमको पाकिस्तान से अलग होना है, स्वतंत्र होना है हमको। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन अभी एट प्रेजेंट तो 23 लाख, हालांकि 2017 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लगभग 15 लाख या समथिंग कोई पॉपुलेशन थी। अभी एट प्रेजेंट जो है वो 23 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें ज्यादा बाल्टी मुसलमान है। अब इंपॉर्टेंस समझना थोड़ी सी इस हिस्से की, ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ में आ गई, इसके अलावा और जो कुछ तकनीकी जानकारी थी वो मैंने दी। अब ध्यान देना, इस हिस्से से दूर, यहां से दूर मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं। आप कहोगे सर इसमें क्या कनेक्शन है, वो हिस्सा वहां, ये हिस्सा यहां, दोनों में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। इधर ये है चाइना, और चाइना की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, एनर्जी नीड्स, मतलब तेल, गैस, एनर्जी नीड है। चाइना को इधर से लेकर ये पूरा चक्कर लगाकर ये इधर से आना पड़ता है। ये बोले तो क्या हो गया, ये वाला जो हिस्सा इसको कहा जाता है मलक्का जल डमरू मध्य संधि। देखो चाइना का नाम आते ही ये भी काम करना बंद कर देता है। ये मलक्का जल डमरू मध्य संधि, ये वाला हिस्सा आ गया। मतलब एक संकरी गली सी है, चौड़े रास्ते को रोकना मुश्किल होता है, संकरे रास्ते को अवरुद्ध करना तुलनात्मक रूप से इजी होता है। कल को चाइना को पता है इस बात का कि कल को हो ना हो कि कभी अगर ऐसी स्थितियां बनी, और आज ट्रंप के कारण जो रिलेशन बिगड़े हैं, कल को दूसरे जब कोई समझदार राष्ट्रपति आएंगे, माफ करना समझदार तो ट्रंप है, थोड़े कम समझदार राष्ट्रपति आएंगे, तो हो सकता है भारत के साथ ही रिलेशन फिर से ठीक हो। कभी अगर ऐसा हो कि भारत अगर इस हिस्से को अवरुद्ध कर दे, क्योंकि यह हिस्सा भारत के ज्यादा निकट है। क्यों निकट है? इधर हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र, आराम से इस हिस्से को हम बंद कर सकते हैं, इस हिस्से में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। इस हिस्से में अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी तो चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं उसका 80%, कितना, 80%, वो इसी मार्ग के थ्रू होकर जाता है। अब आप एक बार ये सोचो कि चाइना की 80% एनर्जी नीड जिस हिस्से से फुलफिल हो रही है, अगर अचानक से उस हिस्से को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? कैसे चाइना फड़फड़ाहट करेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक। हालांकि यह बात अलग है कि वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा उपलब्ध होती है। एक मार्ग अगर बंद होता है तो दूसरे अलग अलग जो मार्ग हैं उधर से आने के या किसी और से एनर्जी नीड की पूर्ति करने के, वो अलग अलग मार्ग उपलब्ध होते हैं, लेकिन अचानक से नहीं होते। उसके लिए आपको कुछ समय जरूर लगता है। चाइना को इस हिस्से से दिक्कत हो जाएगी। चाइना ये चाहता है कि हमारी जो यहां तक पहुंच है इस हिस्से में और यहां तक, वो इधर निर्भर रहने की बजाय क्यों ना हम यहां से जाएं, यहां से जुड़ते हुए और पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट तक हम पहुंच जाएं। इसीलिए चाइना एक योजना पर काम करता है।
वो योजना कौन सी है? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हालांकि वर्ल्ड बैंक से भी पैसा मांगा गया था, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। उन्होंने कहा बोले विवादित एरिया है, हम इसमें कोई पैसा नहीं देंगे। चाइना इस परियोजना पर पैसा लगा रहा है, 2013 से इस परियोजना पर काम कर रहा है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा साफ दिख रहा है। उधर कितना लंबा चक्कर लगा के आना पड़ रहा है, आना है ये 12,000 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इधर से अगर ये कनेक्ट होगा तो लगभग, हालांकि 2390 के समथिंग है, लगभग अगर मैं बताऊं तो 2400 किलोमीटर का ही चक्कर हो जाएगा। मतलब इतना लंबा चक्कर लगाने की इसको जरूरत नहीं है। इस 2400 किलोमीटर के रास्ते से ही चाइना यहां डायरेक्ट अपना एक्सेस कर सकता है। लेकिन इस हिस्से में समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि एक तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के उस क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अभी कब्जा किया है। आप समझ गए होंगे, बोले हाँ साहब बिल्कुल, आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यहीं से होकर गुजरता है काफी बड़ा हिस्सा। यहां से जब होकर गुजरता है तो किसी हिस्से पर अगर किसी देश ने कब्जा किया हुआ है तो क्या वहां की जनता ये चाहेगी कि हमारे जितने भी यहां पर संसाधन हैं उन संसाधनों का दोहन की कोई दूसरा देश करे? जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो संसाधन हैं वो संसाधनों की पूर्ति इस बलूचिस्तान के क्षेत्र से ही होती है जिस पर पाकिस्तान ने एक प्रकार से कब्जा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों को मारता है, किडनैप करता है, कभी टंकियों में जहरीला पदार्थ मिला देता है जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, महिलाओं का अपहरण किया जाता है, उनके साथ में बलात्कार किया जाता है, जो पुरुष हैं उन पुरुषों का अपहरण कर लिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है और नदियों में या फेंक दिया जाता है या उनको दफना दिया जाता है। इस हिस्से में उनका एक तो उनका शोषण हो रहा है, दूसरा यहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है। उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, मतलब शोषण, दोहन तो क्या, शोषण मान लो आप कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और उसी से पाकिस्तान खुद का तो डेवलपमेंट करता है, खुद के पंजाब प्रांत का, लेकिन इन्हीं लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता। ये वाला जो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि सारे जो संसाधन है, बहुत सारे संसाधन वो इस क्षेत्र में है। तो ऐसे में जब चाइना और पाकिस्तान मिलकर अगर यहां से ये कोई परियोजना योजना निकालेंगे तो क्या बलूचिस्तान के लोग यहां पर विरोध नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे और करते हैं। इसीलिए आए दिन आप ये खबर सुनते हो, बोले आज ट्रेन उड़ा दी, आए दिन अभी खबर, बोले आज ट्रेन उड़ा दी पाकिस्तान की। वो कौन सी थी ट्रेन? बाबर एक्सप्रेस, वो उड़ा दी। या पाकिस्तान ने, ये बलूचिस्तान के लोगों ने चाइना के इतने इंजीनियरों को सल्टा दिया, चाइना के लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। पाकिस्तान वालों ने जो चौकियां बना रही थी वो जो छोड़ छोड़ के भाग गए। पाकिस्तान के आज इतने सैनिक सल्टा दिए। तो आप ये योजना तो बना लोगे, लेकिन इस योजना को जब धरातल पर उतारोगे तो आपको बलूचिस्तान से तो होकर जाना पड़ेगा। वहां का व्यक्ति ये क्यों चाहेगा कि भैया हमारे इन संसाधनों को यूज आप लो, डेवलपमेंट आपका करो, हमारा आप शोषण करो, हमको इसी प्रकार से आप पिछड़ा हुआ छोड़ दो, वापस हम यहीं आते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। यह तो भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी संसद में कहा गया कि जम्मू कश्मीर का एक एक इंच हमारा है और हम उसको वापस लेंगे। अब भारत सरकार उसको कब वापस लेगी? आज लेगी, कल लेगी, परसों लेगी, कई सालों बाद लेगी? भाई कार्रवाई कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। यह बात चाइना भी जानता है, यह बात इधर पाकिस्तान भी जानता है। दोनों अपनी यहां पर जो क्षमता है उन क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं, क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। चाइना के पास में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है J-20, खूब उनको अपनी सेना में वो शामिल कर रहा है। इसके अलावा 6ठी पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं, जिसमें एक तो उनका J-50 है और एक J-36 है, उन पर भी चाइना काम करता है। दूसरा, इधर पाकिस्तान ने चाइना के साथ में एक समझौता किया है, बोले साहब हमको आप 40 विमान दे दो। कौन से? J-35। कौन सी कैटेगरी, कौन सी पीढ़ी के हैं? 5वीं पीढ़ी के विमान है, स्टेल्थ फाइटर है, मतलब रडार इनको जल्दी से नहीं पकड़ सकता। 5वीं पीढ़ी के उसके पास में है, चाइना के पास में 6ठी पीढ़ी के विमानों पर वो काम कर रहा है। 5वीं पीढ़ी के ही विमान चाइना जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है, समझौता हुआ है 40 विमान देगा। हालांकि उसमें कुछ ये था कि साहब ये थोड़े से इतने उन्नत नहीं है, थोड़ी इनकी टेक्नोलॉजी डाउन है। भाई वैसे चाइना का माल कितना ट्रस्टेड है ये हम तो शुरू से जानते हैं, बचपन से, कि जब कोई सामान खरीद के लाते थे और अगर वो जल्दी खराब हो जाता था तो बोलते थे, बोले भैया चाइना वाला मेड इन चाइना है क्या? बोले हाँ, बोले इतना ही चलेगा। और दूसरा, अभी पूरी दुनिया ने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का माल कितना टिकता है, ये उन्होंने देख लिया कि यहां पे भले ही पाकिस्तान ने जो चाइना से डिफेंस सिस्टम खरीदा हो या जो जो इन्होंने सैन्य उपकरण खरीदे हो, उन्होंने कैसे परिणाम दिए ये दुनिया जानती है। J-35 कैसे बाद में काम करेगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिर भी भारत के लिए चिंता की बात तो यह है कि अगर इस क्षेत्र को लेकर भारत युद्ध लड़ता है तो भारत को एक साथ 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा, इधर चाइना के साथ में भी, इधर पाकिस्तान के साथ में भी। अभी तक यह होता है कि भारत जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ता है तो चाइना केवल वैसे जरूर बोलता है कि भाई मत कर देना पाकिस्तान पर हमला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चाइना बहुत समझदार पड़ोसी है। वो ये जानता है किसी दूसरे के लिए खुद का नुकसान नहीं करना है।
ठीक है, उस पाकिस्तान को कुछ एक्सेस देनी है तो वो दे देता है, कुछ डाटा अवेलेबल कराना है वो देता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अभी तक सीधे युद्ध में नहीं कूदा। आज तक की स्थिति तो यह है। लेकिन अगर भारत इस गिलगित बल्तिस्तान को लेने के लिए प्रयास करता है तो फिर वो एक साथ इन दोनों से टकराना होगा, चाइना से और पाकिस्तान से। एक साथ दो मोर्चे पर हमको लड़ने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 42.5 वायुसेना में इतने स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमानों के। लेकिन आज इतनी नहीं हमारे पास में, इतनी आवश्यकता है हमको, इतनी आवश्यकता है, लेकिन है हमारे पास में 29 स्क्वाड्रन। गैप कितने का हो गया? 13.5 स्क्वाड्रन का गैप हो गया। अब इस 13.5 स्क्वाड्रन के गैप को हमको भरना है। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, AMCA, मतलब हमारा खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान हो, उन्नत लड़ाकू विमान हो, दुश्मन की रडार में पकड़ में नहीं आए, बहुत तेज गति से वो भागे, यहीं खड़ा खड़ा दूर तक वो मिसाइल फेंक दे। मतलब मैं एक सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो हमको ऐसा विमान चाहिए। हम अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, AMCA अमेरिका पे, लेकिन तकनीक रातों रात हथेली पे तो उगेगी नहीं, मतलब सरसों उगेगी नहीं। ये हमको काम जब हम करेंगे बहुत तेजी से, तब भी हमको 2035 में ये विमान मिलने शुरू होंगे। तब तक के लिए क्या चुपचाप बैठे रहें? भाई ये भी अपनी क्षमता बढ़ा क्या रहा है, ये उधर से क्षमता परचेज करके बढ़ा रहा है, वो उधर से क्षमता विकसित करता जा रहा है। तो ऐसे में भारत को एक टॉप अप की आवश्यकता है। अब भारत ऐसे में कहां देखेगा? भारत देखेगा इधर रूस की तरफ। ताजा अपडेट यह है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग आती है रशिया में एक जगह, वहां पर एक उनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हो रहा था, मतलब एक सम्मेलन हो रहा था जी। उसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि हम भारत के साथ में मिलकर, सुनना, भारत के साथ में मिलकर हमारा जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है Su-57 यानी सुखोई 57, हम मिलकर उसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। बोले ये बात तो पहले भी हम कर ही रहे थे, लेकिन 2018 में भारत ने अपने आप को अलग कर लिया था रशिया से, इस प्रोजेक्ट से। तो अब इसमें नई कौन सी बात है? पुतिन ने यह कहा है कि इसके लिए हमारी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब बिना किसी शर्त के लिए आपको सोर्स कोड चाहिए, आपको हम दे देंगे, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, वो भी हम आपको दे देंगे। पहले मामला क्या था कि 2007 में हम रशिया के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बोले साहब जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है वो मिलकर अपन विकसित कर लेते हैं। बोले ठीक है कर लेंगे। लेकिन हमने 2018 में उस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया था। अलग क्यों कर लिया था? क्योंकि रशिया उस समय सोर्स कोड देने को तैयार नहीं था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार नहीं था, और यह हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये उसके खिलाफ बात जाती है। तो इसीलिए 2018 में इन चिंताओं के कारण, और भी कुछ इशू थे, लेकिन उसमें से ये प्रमुख इशू थे जिसके कारण हमने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन आज धन्यवाद करो आप ट्रंप का, जिसके कारण दुनिया भर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और ट्रंप का ही नहीं, ट्रंप से पहले के भी जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनका भी धन्यवाद करो, और यूरोप का भी धन्यवाद करो कि इन यूरोपियन कंट्रीज, इनका जो नाटो संगठन है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दुनिया में इस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसके कारण रशिया को लगा कि ठीक है उन सारी चीजों को छोड़ो, और भारत अब जिस शर्त पर हमारे साथ में मिलकर प्रोडक्शन करना चाहता है या बिना शर्त के मिलकर प्रोडक्शन करना चाहता है, उन सबको छूट दे दो, उसके तहत आप प्रोडक्शन करो। भारत विचार कर रहा है कि रशिया से कम 2 से 3 हम स्क्वाड्रन खरीद लें। किसकी? सुखोई 57 की। मतलब लगभग 36 या 54 विमान हम रशिया से खरीद लें। तो हमारी हालांकि जो नीड है वो तो ज्यादा है ना, 13.5 स्क्वाड्रन की है, तो 2-3 स्क्वाड्रन से क्या होगा भाई? तब तक एक टॉपअप के रूप में तो काम हो जाएगा। तब तक हम अपनी खुद की तकनीक पर काम कर ही रहे हैं। 2035 तक हम अपना खुद का स्वदेशी जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है उसको भी हम विकसित कर लेंगे। हालांकि मेरी अगर बात आप मानो, मतलब मानो तो क्या भाई, मैं कौन सा सरकार में हूं, मेरा अगर व्यू अगर आप जानो, तो भविष्य की जो लड़ाई होगी वो इन ड्रोन्स की लड़ाई होगी, और भविष्य की जो लड़ाई होगी वो तकनीक की लड़ाई होगी। भविष्य की लड़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। भविष्य में ऐसे ऐसे हथियारों का एक रोल होगा जिसमें आपके लेजर हथियार हों या ड्रोन वाले जो हथियार हों। ऐसे में जो आज जिस तरीके से, जिस तकनीक से युद्ध लड़ा जाता है, मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में जब हम पहुंचेंगे, उस समय जाएंगे, तो ये सारी जो तकनीक है ये एक प्रकार से बाबा आदम के जमाने की तकनीक हो जाएगी। उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना जबरदस्त उपयोग होगा कि आप मान लो अगर किसी की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, आपने उसको पूरा हैक कर लिया, या फिर मान लो किसी का इलेक्ट्रिसिटी पूरा सिस्टम है, आपने उसको पूरा हैक कर लिया, आप कैसे हाहाकार मचा सकते हो। किसी भी देश की जो सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन है, आप उस पर अगर कंट्रोल कर लो, कैसे उस देश में हाहाकार मचा सकते हो। आप छोटे छोटे ऐसे टूल बना लो मच्छर के साइज के, कि वो मधुमक्खियों के झुंड की तरह वहां पर हमला करें, और कितना वो एक बहुत बड़े जनमानस में एक खौफ पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़े जनमानस को मौत के घाट उतार सकते हैं। या ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल हों जो किसी राष्ट्र के अध्यक्ष तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, कि किसी देश का कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है,
और ऐसे छोटे छोटे टूल हैं, मधुमक्खी या मच्छर जैसे टूल, जो जाके केवल एक छोटा सा डंक मारे और उसकी डेथ हो जाए। एक राष्ट्र अध्यक्ष की डेथ होने का मतलब तख्ता पलट। वहां ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएंगी जैसी व्यवस्था वो ताकतवर राष्ट्र वहां पर स्थापित करना चाहता है। तो मेरा तो यह मानना है भविष्य की जो लड़ाइयां होंगी, वो लड़ाइयां आज जिस तकनीक से हम लड़ रहे हैं वो तकनीक बहुत गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं लड़ाकू विमानों की या इन हथियारों की बात कर रहे हैं, मिसाइल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में ये सारी सब पुरानी तकनीक हो जाएंगी, भविष्य की लड़ाइयां अलग तरीके से लड़ी जाएंगी। खैर, इस संपूर्ण विषय पर आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।